Hello people, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So today I am with another chapter and that is your professional ethics of CA final audit. तो इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड की है ना रिलेटिंग टू योर CA फाइनल, मैं सारे के सारे वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आई हैव कवर्ड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम स्टडी मटेरियल सो दैट विल रियली हेल्प यू. सो स्टार्टिंग विद द प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे पहले बात जो होती है वो होती है कोड ऑफ एथिक्स की. तो कोड ऑफ एथिक्स में हमारे क्या क्या कवर होते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर करता है अबाउट योर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. जो सेकंड पार्ट है वो बताता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस के बारे में, मतलब इन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इन लोग के अलाउड हैं, ये सब के बारे में बात करेगा. फिर थर्ड पार्ट जो बात करेगा वो उन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की बात करेगा जो पब्लिक सर्विसेज में है, पब्लिक प्रैक्टिसेस में है. एंड यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट का जो टर्म है ना वो अब अपने लिए अगर सोच रहे हो तो वो CA से है, ठीक है. फिर उसके बाद में जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कुछ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स को भी कवर करता है. अब एज यू ऑलरेडी नो कि जो ऑडिटर है ही शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना. तो इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ इंडिपेंडेंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो एक तो है कि क्या इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स ऑडिट इंगेजमेंट्स पे लगेंगे और कुछ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अदर देन ऑडिट इंगेजमेंट्स पे लगेंगे. और फिर ये इसमें ग्लॉसरी के बारे में है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पार्ट जो कि बात करता है आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में. तो आपके कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं? 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, देन प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ऑब्जेक्टिविटी. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. तो इसमें मैं ना यहाँ राइट साइड में मेरे पास जो स्पेस है उसमें मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करवा देती हूँ सो दैट आपको ईजी रहे पूरा कंटेंट कवर करने में. तो इंटीग्रिटी का हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीग्रिटी के बारे में. इंटीग्रिटी में क्या क्या आता है ना. इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक तरह से ऑनेस्ट, ठीक है. ऑनेस्ट होता है इसका मतलब. तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं कि वो जो है वो कंप्लाई करेगा विद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. अब इससे हमारा क्या मतलब होता है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है या यू कैन से जो ऑडिटर है वो क्या है, वो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो ऑनेस्ट है अपने काम के लिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑनेस्ट है. वो घुमा फिरा के बात नहीं करता, वो सीधी से बात करता है और वो ऑनेस्ट है. वो फिर साथ में किसी भी एसोसिएशन से एसोसिएटेड नहीं है. किससे एसोसिएटेड नहीं है? वो किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड नहीं है जो कि उसको बताती है, जिससे मतलब उसको ऐसा फील हो, जिससे ऐसा वो बिलीव करे कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो या तो मिसलीडिंग हो सकती है या फिर उससे ये पता लग रहा है कि जो काम है वो नेग्लिजेंटली हुआ हुआ है, और या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ओमिट हुई है. और वो ओमिटेड इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट्स हैं जिसका ऑडिट हो रहा है वो क्या हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है ना. तो अब जब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या हो, वो इंटीग्रिटी एक्सरसाइज करे, तो हम उससे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करें. तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट हो, फिर वो किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड ना हो, इसी भी ऐसी रिपोर्ट है, मतलब उसको किसी भी तरह से ये चीज़ ना पता हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी तरह मिसलीडिंग है या उसमें कुछ फॉल्स स्टेटमेंट है, या फिर उससे ऐसा उसको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नेग्लिजेंटली परफॉर्म हुई है, ओके. या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो ओमिट हुई है और जिसकी वजह से अगेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के बाद में भी अगर जो ऑडिटर है उसने क्लीन रिपोर्ट दे दी तो क्या मानोगे आप? तो आप ये मानोगे कि वो जो ऑडिटर है वो क्या है, वो इंटीग्रिटी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है. तो एक बार मैं आपको कंटेंट पे पहले ले चलती हूँ, फिर मैं इस पर वापस से आऊँगी
एक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंप्लाई करता है जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट है। फिर सेकंड पॉइंट है, उसके पास में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा उसने कम्युनिकेशन नहीं किया है, कोई भी ऐसे इस पर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से वो ये बिलीव करता है कि जो स्टेटमेंट जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है उसमें क्या है, फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट जो है वो नेग्लिजेंटली दिए गए हैं, या फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ओमिटेड है जिसकी वजह से जो मतलब ओमिशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मिसलीड हो रहा है, मतलब जो ओपिनियन है वो मिसलीडिंग हो रही है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में एक चीज़ और है, व्हेन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिकम्स अवेयर ऑफ बीइंग एसोसिएटेड, मतलब जो सेकंड पॉइंट में इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि अगर आपको पता लग ही गया है तो आप या तो स्टेप्स लो जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डिसएसोसिएट हो जाए, या फिर आप क्या दे सकते हो, या फिर आप एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दो। आप उस हाल में की क्लीन रिपोर्ट तो नहीं दोगे। तो यही चीज़ है। तो आप ये वाले पॉइंट्स अगर नोट डाउन कर लोगे ना तो आई गेस आपका जो आंसर है वो ये मतलब एक तरह से कीवर्ड्स हो गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, एसोसिएटेड, देन जो स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग है, इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग है, देन नेग्लिजेंटली दी हुई है, स्टेटमेंट जो है वो नेग्लिजेंटली है, और कोई भी ऐसी ओमिट हो रही है इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से अगेन क्या हो रहा है, मिसलीडिंग हो रही है। सो मिसलीडिंग, नेग्लिजेंटली, देन ओमिट और ऑब्स्क्यूज। ठीक है। और फिर इन केसेस में जो ऑडिटर है उसको क्या करना होगा, अगर उसको ऐसा पता लग ही गया तो एक तो वो स्टेप्स ले, और वो क्या दे, वो मॉडिफाइड रिपोर्ट दे। मतलब स्टेप्स में वो क्या लेगा, वो उसकी फर्दर इंक्वायरी करेगा, वो TCWG से, क्लाइंट से उसके बारे में डिस्कशन करेगा। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद में आपका सेकंड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है, सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपका ऑब्जेक्टिविटी। तो इस ऑब्जेक्टिविटी वाले में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिविटी वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है ना उसने कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं लिया है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव है, वो जो है वो ऑब्जेक्टिव है, उसने कोई भी ऐसा जो डिसीजन है वो ऐसे नहीं लिया है कि उसकी वजह से उसका प्रोफेशनल जजमेंट ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मतलब कि जैसे बायसनेस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके उसने कुछ नहीं दिया है। वो जो कोई भी ओपिनियन दे रहा है, जो कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो कैसे दे रहा है, वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट और नॉलेज को अप्लाई करके ही ले रहा है। ऐसा नहीं हो कि कोई उसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है ना। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शिल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इफ अ सर्कमस्टांस और रिलेशनशिप unduly influences the accountant's professional judgment regarding that activity, because you have a degree, you have required skills, आपके पास में अपना दिमाग है, प्रोफेशनल जजमेंट लेने की आपके पास में पावर है। तो कहीं से भी यहाँ के कीवर्ड्स क्या आएंगे, इसके कीवर्ड्स आएंगे ऑब्जेक्टिविटी वाली के, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो किसी का भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट में। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर कुछ भी ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं सो यू हैव टू कोट दीज। ओके। तो किसी भी तरह से प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। ओके। प्लीज़ मेरी राइटिंग से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ एंड आई डोंट हैव अ प्रॉपर पेन टू राइट विद, सो दैट इज़ वाई राइटिंग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बट मैं क्योंकि साथ के साथ बोल रही हूँ तो आप नोट करते जाओ। तो क्या क्या है इसमें, 3 कीवर्ड्स हैं आपके, कॉम्प्रोमाइज़, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट। फिर उसके बाद में आपका थर्ड वाला जो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब आप CA डिग्री ले रहे हो, आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब जाके यू विल बी एबल टू गेट दिस डिग्री। अभी तक आपने CPT करा या फाउंडेशन करा, देन यू क्लियर योर इंटरमीडिएट, एंड फिर आपने आर्टिकलशिप भी स्टार्ट कर दी है, कुछ लोग की कंप्लीट भी हो गई होगी, एंड अब आप लोग क्या करो, CA फाइनल की तैयारी करो एंड उसके पेपर दोगे। उससे क्या आ जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगी, आर्टिकलशिप से क्या आ जाएगी, स्किल्स आ जाएंगी। तो अब आपने क्या कर लिया, अटेन तो कर लिया, अब उसको मेंटेन करने का काम आपका है। तो उसके लिए अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शिल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, विच रिक्वायर्स कि एक तो वो प्रोफेशनल नॉलेज ले और वो स्किल ले। ऐसा ना हो उसको ऑडिट करने आता ही नहीं है और वो ऑडिट करने चला गया। तो आपके पास में नॉलेज के साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए काम करने की। ओके। फिर उसके बाद में उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि नॉलेज और स्किल के साथ में भी ना आपको क्या करना है, आपको डिलीजेंटली एक्ट करना है इन
मतलब आपको जो लगाने हैं टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिलीजेंटली लगाने, अवेयर होके लगाने प्रॉपरली। और जो फिर आपको अपना जजमेंट देना है वो कैसा होना चाहिए, वो साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ भी जजमेंट दे दिया या फिर निकल कर आ रही है मॉडिफिकेशन और आप क्लीन रिपोर्ट देकर आ गए। सो दिस शुड नॉट हैपन। सो सर्विंग क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स द एक्सरसाइज ऑफ साउंड जजमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअल आप क्या करो, अवेयर रहो कि क्या क्या टेक्निकल, प्रोफेशनल और बिजनेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। Continuous professional development enables a professional accountant to develop and maintain the capabilities to perform competently with the professional environment. And diligence encompasses the responsibility to act in accordance with the requirements of an assignment carefully through on a timely basis. So basically इनका मतलब क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। एक तो ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या हो सकता है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो आपका हो सकता है वो हो सकता है आपका डिलीजेंटली यू हैव टू अप्लाई, diligently have to apply। फिर थर्ड वाला हो सकता है साउंड जजमेंट। ठीक है, साउंड जजमेंट आप लोगे जब भी आप अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो, साउंड जजमेंट लोगे। और आप क्या करोगे, खुद को कंटिन्यूअसली डेवलप और अवेयर रखोगे। जो भी आपके टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी बिजनेस में डेवलपमेंट आ रहे हैं उसके साथ में। सो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस, इन्हीं पॉइंट्स को आप क्या करो, एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा बड़ा के लिख देना, लेकिन ये कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो ज़रूर नोट करना। ठीक है ना, अवेयरनेस। सो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा। चलो मैं एक बार सिर्फ फटाफट से आपको ग्लिम्स बता देती हूँ कीवर्ड्स के साथ में। इंटीग्रिटी में क्या क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, एसोसिएटेड ना हो किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन से जिसकी वजह से इसको बिलीव करना पड़ रहा है कि जो स्टेटमेंट्स है वो मिसलीडिंग है, स्टेटमेंट्स और इन्फॉर्मेशन नेग्लिजेंटली ऑब्टेन हुई है, कुछ भी ऐसा ओमिट हुआ है जिसकी वजह से अगैन यू आर मिसलीडिंग। और अगर ऐसा कुछ भी पता लग गया है तो उसके लिए डिसएसोसिएट होने के लिए स्टेप्स लो। अगर नहीं ले पा रहे हो तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दो। सेकंड हम लोगों ने बात की थी ऑब्जेक्टिविटी की। सो ऑब्जेक्टिविटी में क्या था, ऑब्जेक्टिविटी में किसी भी तरह से जो प्रोफेशनल जजमेंट है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से उसके ऊपर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से अनड्यूली इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका ओपिनियन, सो यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट। फिर उसके बाद में जो थर्ड वाला पॉइंट है वो बात करता है आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो इसमें हम लोगों को बोला था कि तो वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट तभी माना जाएगा वो कॉम्पिटेंट है, और कॉम्पिटेंसी के साथ में उसको ड्यू केयर भी लेना चाहिए। मतलब एक तो उसके पास स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए, फिर उनका एप्लीकेशन भी प्रोमिनेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने कुछ भी दे दिया। ही शुड बी वेरी डिलीजेंट, बहुत ही सेलेक्टिवली उसको स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं एंड खुद को अपडेटेड भी रखना है। सो साउंड एक्सरसाइज होना चाहिए उसकी पावर्स की, उसकी जजमेंट की, एंड उसको खुद को कंटिन्यूअसली अवेयर रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में योर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हुआ, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, सीक्रेट होता है। सो नाउ ये तो नॉट ओनली फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें यू माइट हैव सीन कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे रहनी चाहिए, वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन वो क्या रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो हमारी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो इसी तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सरसाइज करें। तो मैं इसमें भी अगेन आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवा देती हूँ, सो दैट विल हेल्प यू इन कोटिंग द आंसर। वरना ये क्या होता है, ये समझ में तो आ जाते हैं बट ये नहीं समझ आता कि इसमें लिखो क्या। सो दैट इज़ वाई मैं ये कुछ आपको साइड में पॉइंट्स जो है वो नोट करा दे रही हूँ, उससे यू विल एबल टू राइट प्रॉपरली। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब मैंने क्या बताया आपको, सीक्रेट।
ओके, सीक्रेट बताया मैंने आपको। तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है ना, उसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करना चाहिए एक्सरसाइज। मतलब उसको क्या करना चाहिए, उसको एक तो अलर्ट रहना चाहिए, उसको अलर्ट रहना चाहिए टू द पॉसिबल ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलरली टू अ क्लोज बिजनेस एसोसिएट एंड और एन इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेम्बर। उसको क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विद द फर्म एंड और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। और उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो इसमें उसको क्या करना चाहिए, उसको एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन ली है फर्म से या क्लाइंट से, या जो भी रिजल्ट रहा है ना प्रोफेशनल जजमेंट का, एक रिलेशनशिप, मतलब जब वो ऑडिट कर रहा था बेसिकली, और उसके बाद में भी उसको वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कैसा रखना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। और फर्स्ट वाला पॉइंट जो बात करता है, बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, मतलब किसी भी तरह से जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो लीक ना हो जाए रिलेटिव्स को या क्लोज फैमिली मेम्बर को। तो उसको इन सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ में भी अलर्ट रहना पड़ेगा, और उसको सारा का सारा डेटा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसी रखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सरसाइज करनी है। सो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी उसको किस किस बात की करनी पड़ेगी, जो भी इंफॉर्मेशन उसने ली है फर्म से या क्लाइंट से, और जो भी रिजल्ट रहा है प्रोफेशनल जजमेंट का। और अगर जैसे उसका ऑडिट फिनिश हो गया और वो अब ऑडिटर नहीं है, तब क्या वो लीक कर सकता है? नहीं। इवन आफ्टर द एंड ऑफ रिलेशनशिप जो उसका और क्लाइंट का है, इवन आफ्टरवर्ड्स उसको क्या रखना पड़ेगा, सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। फिर उसको अलर्ट रहना पड़ेगा एंड उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो एक्सरसाइज करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको अलर्ट रहना पड़ेगा कि किसी भी तरह से उसकी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो लीक ना हो रही हो। फिर उसके बाद में नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन acquired as a result of professional and employment relationship outside the firm or employing organization without proper and specific authority unless there is a legal or professional duty or right to disclose। अब सपोज किसी भी क्लाइंट के मतलब फर्म में या कंपनी में रेड पड़ गई, ठीक है, जीएसटी की रेट पड़ गई या इनकम टैक्स की रेट पड़ गई या कोई भी रेट पड़ गई। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट में जब ऑडिटर की साइन देखें तो ऑडिटर की नीड हो रही है, तो अब ऑडिटर से पूछताछ की जाएगी क्योंकि भाई वो उसका ऑडिट कर रहा था। तो ऐसे में फिर क्या है, और जब ऑडिटर को ऐसा दिख रहा है कि प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है कि अब तो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी क्योंकि उनकी हेल्प होगी उससे, जो भी इसमें वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आ जाता है ना, तब तो यू कैन डिस्क्लोज, लेकिन अदरवाइज यू विल नॉट डिस्क्लोज। तो जब तक प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं होगी तब तक यू विल नॉट एट ऑल डिस्क्लोज। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा केस आता है, या फिर जैसे क्लाइंट ने ऑथराइज करा है, या फिर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी वो आती है, या लॉ ने परमिट करा है, तो उस केस में यू कैन डिस्क्लोज। ओके। फिर नॉट यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप फॉर द पर्सनल एडवांटेज ऑफ द अकाउंटेंट और फॉर द एडवांटेज ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब जैसे आपको पता लग गया कि किसी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो गिर जाएंगे, मैं ये रिपोर्ट दे दूंगा, तो क्योंकि ऑडिटर की अगर कुछ भी ऐसी मॉडिफिकेशन रिपोर्ट होती है तो कंपनी के शेयर प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। सो इफ़ यू विल लीक दैट डेटा टू अ थर्ड पार्टी, या फिर आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लोगे, तो वो एक तरह से इस वाले प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, इस वाले प्रिंसिपल को एक तरह से आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, इसको फॉलो नहीं कर रहे हो आप। तो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी भी तरह से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ ना करो, या अपनी जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो रिजल्ट है आपके प्रोफेशनल जजमेंट का, उसको यूज़ ना करो पर्सनल एडवांटेज के लिए। फिर इसके बाद में not use or disclose any confidential information either acquired or received as a result of
प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप और आफ्टर द रिलेशनशिप इज एंडेड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर इसके बाद में टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट पर्सनल अंडर द अकाउंटेंट्स कंट्रोल एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम हुम एडवाइस एंड असिस्टेंस आर ऑब्टेन रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट्स ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब जो भी लोग हैं जो अकाउंटेंट के कंट्रोल में, जैसे आर्टिकल्स हो गए, तो वो लोग भी कुछ भी ऐसा ना करें। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट ओनली, कि वो इसका मेक श्योर करे ऐसा कुछ भी ना हो। फिर कुछ पॉइंट्स और हैं, ये डिस्क्लोजर बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट, एंड वो डिस्क्लोज कर सकता है अगर जैसे प्रोहिबिटेड नहीं है, टू कंप्लाई विद पीयर रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड कंप्लाई विद टीपी स्टैंडर्ड्स। फिर इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इनको कुछ और चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए, दैट वेदर ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एंड सब्सटैंशिएटेड। ये ना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि किस वाले ऐसे केस में, तो मैं इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करवा देती हूँ एंड इसको आप लिख लो, ठीक है। इसमें क्या क्या 4 पॉइंट्स हैं। वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे वो डिसाइड करे कि इसको डिस्क्लोज करनी चाहिए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या नहीं करनी चाहिए। तो आप ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करो। पहला है किसका इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, whose interest might be affected। दूसरा पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो नोन है और सब्सटैंशिएटेड है, नोन एंड सब्सटैंशिएटेड, ठीक है। वेदर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी, किसका इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होने वाला है। फिर आप दूसरी चीज़ जो देखो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नोन और सब्सटैंशिएटेड है टू द एक्सटेंट इट इज़ प्रैक्टिकेबल। फिर थर्ड पॉइंट है कि क्या प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और किसको देना है। फिर वेदर द पार्टीज टू हुम द कम्युनिकेशन इज एड्रेस्ड आर अप्रोप्रिएट रिसिपिएंट, जिनको इन्फॉर्मेशन जा रही है वो क्या अप्रोप्रिएट है। तो आप 4 चीज़ें कंसीडर करोगे एंड इन 4 के बेसिस पे ही आप ये फिर फाइनली डिसाइड करोगे कि क्या मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो लॉ वाला हो गया, गवर्नमेंट वाला हो गया, अथॉरिटी वाला हो गया, वो चीज़ अलग हो गई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ये चीज़ें अपने पार्ट से कंसीडर करनी है कि किसको जा रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कौन रिसिपिएंट है, मतलब उसका क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, किस टाइप से जाएगा, क्या सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, फिर किसका इंटरेस्ट इफेक्ट होगा। ये 4 चीज़ें आपको जो है वो चेक करनी है। फिर एक चीज़ और है कि जो अकाउंटेंट है उसको एंड जब ये बार बार ये रिपीट करें कि ऐसा नहीं है कि आपका क्लाइंट से रिलेशन एंड हो गया तो उसके बाद आप लीक कर दोगे। यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू आउट, ठीक है, चाहे आप उसके प्रीवियस ऑडिटर हो चाहे आप उसके करंट ऑडिटर हो। फिर लास्ट जो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल वो आपका है प्रोफेशनल बिहेवियर। तो प्रोफेशनल बिहेवियर तो है ही कि आपको क्या करना चाहिए, आपको नोइंगली किसी भी तरह से एंगेज नहीं होना है एम्प्लॉयमेंट में, ऑक्यूपेशन में या एक्टिविटी में जिसकी वजह से जो भी आपके ऊपर वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो अफेक्ट हो। जैसे अगर आप उसी के एम्प्लॉय बन जाओगे जिसका ऑडिट है तो वो फिर ऑब्वियसली गलती हो जाएगा। तो ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट जो है वो प्रोफेशन में डिसरिप्यूट नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपना काम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ में करना होगा। ऐसा नहीं हो कि किसी भी तरह से वो उसको डिसरिप्यूट कर रहा है। फिर जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए और ट्रूथफुल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो exaggerated claims कर रहा है for the services they are able to offer, the qualifications they possess और experience they have gained। उसका कुछ मतलब जितनी उसको ज़रूरत है, जितनी उसके काम को जस्टिफाई करी उतनी ही वो फ़ीस ले। ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा क्लेम कर रहा है जो अपनी सर्विसेज है उसके लिए। सेकेंड पॉइंट है डिस्पार्गिंग रेफरेंसेस और अनसब्सटैंशिएटेड कंपैरिजंस टू द वर्क ऑफ अदर्स। वो किसी भी तरह से अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरी की बुराइयाँ नहीं कर रहा है। फिर थर्ड है एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर टू एडवर्टाइज, वो किसी भी तरह से एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। तो ये आप जो है ये अभी आगे की क्लॉजेज में पढ़ोगे, लेकिन ये 3 पॉइंट्स जो है वो मेन है। एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं करोगे आप कुछ भी, डिस्पार्ग नहीं करोगे
और किसी भी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं करोगे। इंस्टीट्यूट हमारा ये मानता है कि अगर आप पे काबिलियत है तो आपके पास खुद क्लाइंट्स आएंगे। यू डू नॉट नीड टू एग्जैजरेट, यू डू नॉट नीड टू एडवर्टाइज। तो ये है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने एक पॉइंट और दिया है, अगर जैसे आपको लग रहा है कि कोई भी वायलेशन हो रही है तो आप क्या करो, आप जो है वो अपनी मदर बॉडी के पास में जाओ। अकाउंटेंट क्या करेगा, वो कंसल्ट करेगा मदर बॉडी के पास में। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वो किसके पास जाएगा, मदर बॉडी के पास में। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को सारे के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ में कंप्लाई करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इस्टेब्लिश करता है कि कैसा एक पर्सन का बिहेवियर होगा। एथिक्स का मतलब क्या हुआ, आप कैसे बोलोगे ये एथिकल है और ये एथिकल नहीं है, पर्सन ही एथिकल है, पर्सन भी एथिकल नहीं है, अगर उसका बिहेवियर आपको बता रहा है ऐसा, राइट। तो वही है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इन एथिक्स के, तो वही आपको हेल्प करेंगे डिटरमाइन करने में कि जो ऑडिटर है अगर वो उसने ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए तो वो एथिकल है, नहीं कर रहे हैं तो वो एथिकल नहीं है। फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करेगा, स्टैब्लिश कर देगा द अप्रोच विच एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू असिस्ट इन कंप्लाइंग विद दोज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है कोड ऑफ एथिक्स का वो यहाँ ओवर होता है, वो यही तो बोलता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करो। और जो आपकी फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स था, और क्या था, यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोसीजर्स, राइट, यू हैव टू कंप्लाई विद द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो आप क्या करो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करेगा, हेल्प करेगा कि कैसे अप्लाई टू असिस्ट इन कंप्लाइंग विद दोज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मतलब कैसे आप इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लगाओगे। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट माइट फेस अ सिचुएशन इन विच कंप्लाइंग विद वन फंडामेंटल प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर। तो इस केस में क्या करो, इस केस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दोनों में, तो आप क्या करो, यू माइट कंसीडर कंसल्टिंग विद अदर्स विद इन द फ्रेमवर्क और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, TCWG, इंस्टीट्यूट या लीगल काउंसिल। अगर आपको लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रही है तो इन चारों से आप कंसल्ट कर लो। हाउएवर सच कंसल्टेशन डज नॉट रिलीव द अकाउंटेंट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, और इफ नेसेसरी एंड अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ डिसएसोसिएट फ्रॉम द मैटर क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जैसे हमने पहले वाले उसमें भी पढ़ा था कि आप डिसएसोसिएट कर लो, जो ऑब्जेक्टिविटी में था हमने पढ़ा था कि डिसएसोसिएट कर लो। डिसएसोसिएट का मतलब क्या हुआ, डिसएसोसिएट का मतलब हुआ रिज़ाइन कर दो। तो अगर लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं पे भी आपके ऊपर कुछ बात आ रही तो हटा लो खुद को और अपना प्रोफेशनल जजमेंट ज़रूर लगाओ। हाँ, आप इन लोगों से डिस्कशन ज़रूर कर सकते हो, इनकी कंसल्टेशन ले सकते हो। जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो TCWG है, जो इंस्टीट्यूट है और जो लीगल काउंसिल है। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है इज एनकरेज टू डॉक्यूमेंट द सब्सटेंस ऑफ द इशू, द डिटेल्स ऑफ एनी डिस्कशन एंड द डिसीजंस मेड एंड द रैशनल फॉर दोज डिसीजंस। फिर इसके बाद में जो है वो कुछ थ्रेड्स की बात हो रही है, फिर हम लोग सेफ गार्डिंग के बारे में भी बात करेंगे, एंड देन फिर हम लोग नोक्लार के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी यही सारे टॉपिक्स लूँगी, थ्रेड्स लूँगी, सेफ गार्डिंग का लूँगी एंड नोक्लार का लूँगी। एंड देन वी विल स्टार्ट विद CA एक्ट वाला, कि CA एक्ट में कौन कौन CA बन सकता है, कौन कौन CA इन प्रैक्टिस कर सकता है, एंड देन फिर हम लोग क्लॉजेस पे आएंगे। तो इस तरह से आपकी ये जो है वो सीरीज़ चलेगी। ओके, सो आई एम एंडिंग द वीडियो नंबर 1 हियर and meet you in the next video. Till then, do subscribe to this channel. Also, do share your feedback through the comment section and do press the like button. Thank you.